हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो बेटा आपने जो क्लास चल रही थी, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो आवेश उत्पन्न करने की विधियों पर चल रहा था, जिसमें हमने घर्षण विधि का डिस्कस किया है। तो अब हम चालन विधि का भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको चालन विधि में बताया कि जब एक आवेशित वस्तु को हम उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं तो हम कहते हैं कि आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु को स्थानांतरित हो जाता है। तो आवेश स्थानांतरण की इस विधि को क्या बोलते हैं? चालन विधि कहते हैं। और बेटा इस विधि में देखो, एक्चुअल में बोलने को हम बोलते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हुआ। जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव आवेश वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ लाऊं तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव आवेश इस वस्तु को चला गया। ये हमारे कहने के सेंस में है, हम ऐसा बोलेंगे, बट वास्तव में रियलिटी में क्या है? रियलिटी में बेटा पॉजिटिव आवेश का भी मूव नहीं करता। एक्चुअल में स्थानांतरण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, आपके प्रोटॉन हैं वो उत्तरदायी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वास्तव में। अब देखो एक चीज है बेटा कि एक तो जो चालन विधि है इसके द्वारा हम केवल चालक वस्तुओं को ही आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा, जो आवेश जो आपकी चालन विधि है ना, चालन विधि में कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपकी आवेशित वस्तु है, ठीक है, और इस आवेश वस्तु को मैंने उदासीन, ये आपके उदासीन वस्तु है, जब मैंने उदासीन वस्तु के साथ इसको संपर्क कराया तो इस पर भी आवेश आ गया। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वस्तु अपना पूरा आवेश कैसे दे दें? इस वस्तु को स्थानांतरित कर दें। मतलब एक आवेशित वस्तु अपना संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि एक आवेश वस्तु अपना पूरा आवेश दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर दें। आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा? कुछ लोग कहते हैं कि आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। बेटा ये 100% सही नहीं है। एक्चुअल में यहां पर आवेश की वैल्यू समान हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक टर्म होती है विभव, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। विभव नाम की चीज आपने 10th में पढ़ी भी होगी। तो एक आवेशित वस्तु से दूसरी उदासीन वस्तु को आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों पर क्या समान नहीं हो जाए? जब तक दोनों का क्या समान हो जाए? विभव समान न हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को संपर्क में लाने पर आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है? जब तक दोनों का क्या समान नहीं हो? जब तक दोनों का विभव नाम की चीज समान नहीं हो। हाँ बेटा एक चीज जरूर है, अगर संपर्क में आने वाली दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, संपर्क में आने वाली दोनों वस्तुएं क्या है? एक जैसी है, बिल्कुल हर तरीके से, रंग रूप में, हर तरीके से, बनावट में, सब तरीके से एक जैसी है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब उन दोनों का संपर्क में लाने पर विभव समान होगा ना, तो आवेश भी क्या होगा? समान होगा। तो आप कह सकते हो अगर संपर्क में आने वाली वस्तुएं सर्वसम है, सर्वसम का मतलब एक जैसी हैं, तो संपर्क में लाने के बाद दोनों पर क्या हो जाता है? आवेश समान हो जाता है, ठीक है। आवेश कब समान होगा? जब वे दोनों एक जैसी हो, जबकि हमेशा आवेश समान हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या चीज समान होगी? संपर्क में आने पर, दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर क्या चीज समान होती है बेटा? विभव नाम की चीज समान होती है। आवेश समान रहे ये जरूरी नहीं है। और आवेश केवल कब समान होंगे? जब आपका क्या चीज हो बेटा? जब आपकी दोनों वस्तुएं संपर्क में आने वाली दोनों वस्तु क्या हो? सर्वसम हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो ये सब चीज अपनी वर्डिंग में आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब हम देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर, ठीक है। आपकी चालन विधि पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या? मान लीजिए आपके पास 3 गोले हैं, ठीक है, ये वाले 3 गोले ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है। ये गोला ए है, ये गोला बी है और ये गोला सी है। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 3 गोले ए बी सी जो कैसे बेटा? सर्वसम है। कैसे है? सर्वसम है। अब आपसे कहा गया कि भाई ये 3 गोले हैं, ठीक है, जो कैसे आपके सर्वसम है हर तरीके से,
ठीक है। अब आपको इन गोले पर आवेश दिया हुआ, जैसे मान लीजिए इस गोले पर आवेश दिया आपको +6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मान लीजिए गोले बी पर आपको दिया -4 माइक्रो कूलाम और गोले सी पर दिया मान लीजिए +10 माइक्रो कूलाम। आपको ये 3 गोले दिए जिन पर आवेश कितना है, +6 माइक्रो कूलाम, -4 माइक्रो कूलाम और +10 माइक्रो कूलाम। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले गोले कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ, ठीक है, फिर गोले बी को गोले सी के साथ संपर्क में लाते, जाना तीनों चालक गोले है ना, संपर्क में लाते हैं। तो बताओ फाइनली अंत में प्रत्येक गोले पर आवेश का मान क्या होगा। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान क्या होगा। तो बताओ, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ 3 सर्वसम गोले हैं। कैसे गोले? 3 सर्वसम गोले हैं ABC। पहले हम गोले ए को गोले बी के साथ संपर्क में लाते हैं, फिर गोले बी को गोले सी के साथ संपर्क में लाते हैं। तो इस संपर्क प्रक्रिया के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश का मान क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिख ली होगी। अब बेटा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग हैं। देखो इधर, तो पहले किसको ला रहे हैं हम, ए को बी के साथ। देखो जब मैं गोले ए को गोले बी के साथ संपर्क में लाऊंगा, अब ये गोला सी यहीं पर है समझो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस पर आवेश है Q डैश। ठीक है, अब ए पर कितना देखो +6 और बी पर कितना -4। तो क्या होगा इसमें कह रहा, तो अब इस पर आवेश क्या होगा, संपर्क में बाद क्या होगा। मैंने आपको बताया कि अगर गोले सर्वसमय एक जैसे हैं तो संपर्क के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा, कुल आवेश का आधा आधा रह जाता है, कुल आवेश का आधा आधा रह जाता है आवेश संरक्षण। ठीक है, तो भैया अब मैं कहूंगा QA बराबर क्या होगा QB। ठीक है, आधा आधा समान आवेश, तो कुल आवेश कितना आपका +6 और -4 डिवाइड बाई 2। तो QA इक्वल टू क्या होगा, QB इक्वल टू कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 2 कितना रह गया आपका 1 माइक्रो कूलाम। तो हम क्या कहेंगे कि संपर्क के बाद गोले ए पर कितना आवेश रह गया 1 माइक्रो कूलाम, ये ए है। गोले बी पर कितना रह गया 1 माइक्रो कूलाम, ये गोला बी है। और अभी इसको हमने संपर्क में लाए नहीं, इस पर भी कितना रहेगा 10 माइक्रो कूलाम। इस तरह आप कह सकते हो। ठीक है जी। इस स्थिति के आने के बाद अब क्या किया गया है, गोले बी को और गोले सी को क्या ला गया बेटा संपर्क में। तो अब गोला ए एज इट इज, अब गोले ये आपका गोला सी है। अब इस गोले सी के साथ किसको संपर्क में लाएं, गोले बी को। ये आपका बी है और ये आपका सी और ये आपका ए है। ठीक है, अब इसे संपर्क में लाए तो अब क्या होगा बेटा, अगर अब हम बात करें तो अब मैं कहूंगा संपर्क में जिनको लाया जाता है, क्योंकि ये गोले क्या सर्वसम है एक जैसे हैं, तो कुल आवेश का क्या होगा आधा आधा। तो देखो अब आवेश क्या होगा Q डैश बी कह रहा हूं इक्वल टू Q डैश क्यू सी कह लो, बराबर क्या होगा, बराबर होगा आपका कुल आवेश का। देखो बी पर अब कितना है, संपर्क में आने के बाद बी पर कितना रह गया अब 1 और इस पर कितना 10। तो कुल आवेश कितना हो गया 1 + 10, इन दोनों का आधा, तो कितना आ गया 11/2, तो 5.5 माइक्रो कूलाम। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि गोले ए पर जो आवेश है वो कितना रहेगा 1 माइक्रो कूलाम। फाइनली गोले बी पर कितना रहेगा 5.5 माइक्रो कूलाम और गोले सी पर कितना रहेगा 5.5 माइक्रो कूलाम।
और देखो आप अगर, क्योंकि कुल आवेश में संरक्षित रहता है, तो आपको ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन गलत है सही है। तो आप कह रहे हो आवेश संरक्षण के अनुसार कुल आवेश को जोड़ो, कितना 5.5, 5.5 और +1 कितना हो गया 12। और देखो ये भी कुल कितना है 12, 6 + 10 16 - 4 12, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या सही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कब? अगर गोले सर्वसम हैं तो संपर्क में आने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश समान हो जाता है। संपर्कित गोलों पर आवेश समान हो जाता है, ठीक है। अगर ये सर्वसम नहीं होते तो इन पर कितना आवेश होगा हम बता नहीं सकते। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूलिंग लेवल पर नहीं होकर कंपटीशन लेवल IIT में आते, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो अगर क्या चीज समान रहती है बेटा संपर्क में आने के बाद, ध्यान रखना आवेश समान हो भी सकता नहीं हो सकता, वो केवल कब होगा जब सर्वसम है। बट क्या चीज समान रहेगी? विभव नाम की चीज हमेशा एक समान रहती है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और यहां तक मैंने पढ़ाया है, इस चीज को बेटा आप नोट कीजिए यहां तक। हाँ बेटा, अब हम जो थर्ड मेथड है आपका प्रेरण विधि, ठीक है, उसका डिस्कस करते हैं। बेटा जो आपकी ये प्रेरण विधि है ना, ठीक है ना, ये भी मेनली आपकी जो हम यूज में लेते हैं चालक वस्तुओं के लिए होते हैं, ठीक है ना। मेनली तो प्रेरण विधि द्वारा जो आवेश करते हैं वो मेनली हम किसमें करते हैं? चालक वस्तुओं के लिए ही करते हैं, ठीक। अब जो बेटा प्रेरण विधि क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक आवेशित वस्तु है, जैसे ये, ठीक है, या फिर ऐसे कहो कि आवेशित कोई गोला है ना, जिसे हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रख दिया। मतलब ये आपका कोई चालक गोला जो आवेशित है, ठीक है, जिसे मैंने किसी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ, इस पर धनावेश है। ये गोला कैपिटल A है और एक गोला कैपिटल B है, ठीक है। चालक गोला जो भी, ये भी क्या रखा हुआ? कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ, ये गोला B है। तो जो प्रेरण विधि है इसमें कुछ स्टेप अपनाए जाते हैं बेटा, कुछ स्टेप हम अपनाएंगे और उन स्टेपों को अपनाकर हम प्रेरण विधि द्वारा आवेश पता करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। तो पहला स्टेप क्या है? ये आपकी हो गई आवेशित वस्तु। कैसी वस्तु है? आवेशित वस्तु। और दूसरा ये आपकी उदासीन वस्तु, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाए। स्टेप फर्स्ट में क्या है? आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाए, ठीक है बेटा। जब हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाए तो होगा क्या? जैसे मान लीजिए चालक है, देखो आपको इसको डिस्कस करने से पहले आपको दो प्रकार के पदार्थों के बारे में डिस्कस करता हूं बेटा। जैसे हमारे दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं चालक और एक होते हैं कुचालक। वैसे एक टाइप का और मटेरियल होता है परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भी होते हैं। ये एक तरीके से होने को तो कुचालक, बट इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा। चालक मटेरियल क्या होते हैं? अगर मैं चालक की बात करूं तो देखो आपको जैसे पता कि हर पदार्थ के अंदर, अगर ये हर पदार्थ के अंदर उदासीन, मान लीजिए कोई वस्तु उदासीन है, तो उदासीन होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। चालक क्या होते बेटा? चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। जिसमें चालक क्या होते हैं?
चालक हम उन पदार्थों को कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रूप में पाए जाते हैं। मुक्त रूप का मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर मैं जरा सा फोर्स लगा दूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, अगर मैं कोई जरा सा फोर्स लगा दूं, जरा सा ही, बिल्कुल जरा सा फोर्स लगा दूं, तो जरा सा फोर्स लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर हम जरा सा फोर्स लगा दें, जरा सा फोर्स लगा दें, तो वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर दिशा में, जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उस दिशा में क्या होने लगते हैं, सरकने लगते हैं। बट किसके अंदर, चालक के ही अंदर। ऐसा नहीं चालक को छोड़ के भाग निकल जाएंगे। फ्री होने का मतलब आप ये मत समझना कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्री होने का मतलब ये नहीं है बेटा। फ्री होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जरा सा फोर्स लगाने पर सरक सकते हैं। कैसे, चालक के अंदर। ठीक है, आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो, चालक में क्या होगा, जैसे आपको पता कि चालक में जितने परमाणु उदासीन है, उदासीन जैसे मान लीजिए ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन है और नीचे क्या है, प्रोटॉन। तो ये जस्ट इस तरीके से हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे प्रोटॉन। तो अब क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के प्रभाव को क्या किया और कैंसिल किए हुए, तो हर जगह उदासीन है। अगर मैं जरा सा फोर्स लगाऊं, तो जरा सा फोर्स लगाने पर क्या होंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन चल के, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे धीरे धीरे ऐसे सरकने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं बेटा, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जरा सा फोर्स लगाने पर वो सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में क्या होने लगते हैं, सरकने लगते हैं चालक के अंदर। वो पदार्थ कहलाते हैं आपके चालक कहलाते हैं। बेटा कुचालक, कुचालक में क्या होता है, कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बद्ध होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने नाभिक के साथ क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हम जरा सा फोर्स भी लगाए तो भी वो इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है, वो चालक के अंदर सरक नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन चालक के पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और जो क्या होते हैं, अपने नाभिक के प्रभाव से बंधे हुए होते हैं, अगर हम जरा सा फोर्स भी लगाते हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन सरकते नहीं है। ऐसे पदार्थों को हमने क्या नाम दिया, कुचालक पदार्थ दिया। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो होने को तो एक तरीके से क्या कुचालक ही है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जो होने को तो कुचालक ही है, बट क्या होता कि इसमें जो जरा सा फोर्स लगाने पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। अभी तो आप ऐसे समझो, है ना, ज्यादा समझने के लिए क्या समझो, बस ऐसे समझो कि परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें होने को तो दोनों ही आवेश होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जरा सा फोर्स लगाने पर क्या होंगे, जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो आपको डिस्कस हो गया चालक क्या है, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं और जरा सा फोर्स लगाने पर वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में क्या होने लगते हैं, सरकने लगते हैं चालक के अंदर, चालक कहलाते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम की चीज नहीं पाई जाती, जरा सा फोर्स लगाने पर भी इलेक्ट्रॉन सरकते नहीं है। और परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिसमें जो होने को तो कुचालक ही होते हैं एक तरीके से, बट जरा सा फोर्स लगाने पर जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है जी, वो पदार्थ आपके कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो पहला स्टेप क्या है, हम आवेशित वस्तु को किसके पास लाए, उदासीन वस्तु के पास लाए। अब देखो ये आपका चालक है। अब क्या होगा, जब हम इस चालक वस्तु को इस उदासीन वस्तु के पास लाए तो इस उदासीन वस्तु में क्या है, क्योंकि ये चालक है तो इसके अंदर क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये आवेश नाम की जो चीज है, ये आवेश नाम की चीज एक्चुअल में, जैसे आप पढ़ोगे बाद में, जैसे द्रव्यमान नाम की चीज क्या पैदा करती है, अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र। वही जैसे आपकी पृथ्वी है, अगर मैं इस वस्तु को गिराता हूं तो ये वस्तु क्या होती है, पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर ये क्यों आई, क्योंकि जो आपकी ये पृथ्वी के पास एक बड़ा द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान नाम की चीज क्या करती है, अपने चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा करती है, और वो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करता है, इस पर वस्तु पर बल लगाता है। उसी तरीके से बेटा हम ये कहते हैं जो आवेश नाम की चीज होती है, ये एक क्षेत्र पैदा करती है जिसे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे बाद में जाकर।
क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। और जो विद्युत क्षेत्र होता है ये क्या करता है? ये आवेश नाम की चीज पे क्या लगाता है? बल लगा। जैसे द्रव्यमान के कारण कौन सा क्षेत्र होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र किस पे बल लगाता है? द्रव्यमान वाली वस्तु पे क्या लगाता है? बल लगाता है। ऐसे ही आवेश के पास क्या होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र होता है। और वो विद्युत क्षेत्र नाम की चीज क्या करती है? आवेश नाम की वस्तु पे क्या लगाती है? बल लगाती है। अब देखो जैसे चालक है, तो इस चालक में क्या होगा? इस चालक में जो आपके प्रोटॉन है वो तो चल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ठीक है, प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर बंधे होते हैं, वो तो चल नहीं सकते। चालक के अंदर कौन मुक्त होते हैं? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो चल सकते। कब? जब जरा सा फोर्स लगाए। तो क्या होगा कि जब इस आवेशित वस्तु को मैं इस उदासीन वस्तु के पास लाया, तो आप कह सकते हो कि इसके आवेश ने बल लगाया, या ऐसे कह लो इसके आवेश के कारण क्या पैदा हुआ? एक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या पैदा हुआ? एक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। और उस विद्युत क्षेत्र ने क्या किया? इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के फोर्स कारण क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये उंगली वाले क्या मेरे इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या मेरे प्रोटॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे में ढके हुए इस तरीके से ना, तो ये उदासीन है। तो आपको कहीं पर भी आवेश नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव के प्रभाव को क्या किया हुआ? समाप्त किया हुआ है। अब क्या हुआ? जैसे ये आवेशित वस्तु इसके पास आई, तो इस आवेशित वस्तु ने क्या किया? इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया? जरा सा फोर्स लगाया। और जरा सा फोर्स लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरीके से हैं, इस तरीके से ऐसे सरकने लगे। बोलो सरकने लगे। तो आप जब सरकने लगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली किसकी है? प्रोटॉन की। तो यहाँ पे प्रोटॉन अलग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है? ये क्या? इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन दिखाई, तो इधर प्रोटॉन हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो कुछ तो आपको क्या होगा कि इधर वाली सतह पर आपको प्रोटॉन दिखाई देने लगेगा, इधर वाली सतह पर इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या बेटा? वही तरीका यहाँ पे होगा। जब इस आवेशित वस्तु कैपिटल ए को मैं इस उदासीन वस्तु बी के पास लाया, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सरकने लगे। ध्यान रखना, ठीक है। सरकने लगे तो फिर क्या हुआ? सरकने लगने पर इधर वाली सतह पर क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन सरकते सरकते इधर वाली सतह पर दिखाई देने लगे, तो इधर नेगेटिव आवेश आ गया। और इधर वाले इलेक्ट्रॉन, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों क्या हो गई? कमी हो गई। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आवेश दिखाई देने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सतह पर क्या आ गया? ऋणावेश, और इस सतह पर क्या आ गया? धनावेश। ठीक है, एक चीज बेटा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या हुआ? क्योंकि अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे तो कितने दिन लग जाए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तक पहुंचने में। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में ये हो रहा है कि जब मैं इस आवेश, जो आपकी ये वाली वस्तु है, कौन सी वस्तु है? ये आपकी, ठीक है, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ? प्रोटॉनों को इस तरीके से मान लिया ढका हुआ है। तो क्या हुआ? जैसे मैंने जरा सा फोर्स लगाया, तो मेरे जरा से फोर्स पर क्या हुआ? जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? धीरे धीरे इस तरीके से सरकने लगे। धीरे धीरे इस तरीके से सरकने लगे, तो ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन सरक के इधर आ गया, तो यहाँ पे केवल आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देने लगे? प्रोटॉन। तो वास्तव में ये सभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सरक रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दिखाई देगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण इस जगह कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण केवल कौन से आवेश दिखाई देने लगेंगे? आपको प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव आवेश आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरीके से इस उदासीन वस्तु की एक सतह क्या हो जाएगी? ऋणावेशित, और दूसरी सतह क्या हो जाएगी? आपकी धनावेश। तो यह आपका पहला स्टेप है। ठीक है, अब बेटा सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? जो आपका स्टेप सेकेंड है, ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं? जैसे आपकी ये वस्तु ए हो गई, जिस पर क्या? पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, और ये वस्तु बी हो गई, ठीक, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। इस पे क्या था आपका? इधर नेगेटिव था, और इधर आपका पॉजिटिव आवेश था। क्लियर? इधर आपका नेगेटिव आवेश था। अब क्या हुआ कि सेकंड स्टेप में क्या किया? हमने वस्तु बी को ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड मतलब अर्थड कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। ठीक है, अब देखो भूसंपर्कित करने पर, भूसंपर्क क्या होता है थोड़ा सा हम इसका डिस्कस करते हैं।
भूसंपर्क क्या होता है? भूसंपर्क या अर्थिंग, आप ना बार बार कहीं पे पढ़ते जाओगे अर्थिंग, जैसे आपने सुनी होगी कि अर्थिंग हो रही है ना, तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को अर्थ के साथ इस तरीके से जोड़ देना, किसी वस्तु को अर्थ के साथ इस तरीके से जोड़ देना कि वस्तु से और अर्थ के पास आवेश का आपस में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे अर्थिंग। तो यहां पे क्या होगा, मैंने अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग का मतलब मैंने एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करा दिया जिससे होते हुए, ठीक है, अर्थिंग मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करा दिया जिससे होते हुए आवेश क्या होने लगा, आवेश इस वस्तु से, ठीक है, ग्राउंड को ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आवेश इस वस्तु से ग्राउंड को क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मैंने ऐसा यहाँ पे सिस्टम सेटअप कर लिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं अर्थिंग। तो देखो अर्थिंग करने पर क्या हुआ, अर्थिंग का मतलब है इस वस्तु को पृथ्वी के साथ जोड़ना। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों के मध्य क्या होता है, जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों के मध्य क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। दोनों के मध्य क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो आवेश स्थानांतरण होता। हाँ बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी दो वस्तुओं को हम संपर्क में लाते हैं तो उन दोनों के मध्य क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों का क्या समान हो जाए, आवेश या विभव, विभव। ठीक है, आवेश समान हो जरूरी नहीं है, आवेश कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो अब होगा क्या बेटा, होगा क्या, जब मैं इस चीज को ग्राउंड के साथ जोड़ूंगा तो ग्राउंड एक ऐसी वस्तु, तो आप ये ध्यान रखना अभी नॉलेज के लिए, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का विभव क्या होता है, हमेशा शून्य। ठीक है, ग्राउंड एक ऐसी वस्तु है, समझ लेना, कि जिसका विभव कभी ना तो घट सकता है ना बढ़ सकता है, चाहे कितना भी आवेश ले लो, जिसका विभव हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसका विभव क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, चाहे उसके साथ कितनी भी आवेशित वस्तु को जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस वस्तु को ग्राउंड के साथ जोड़ूंगा तो ग्राउंड का विभव तो कितना, जीरो। अब ग्राउंड का विभव जीरो है, अब ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो बट संपर्क में आने के बाद क्या होता है, दोनों वस्तुओं का विभव क्या हो जाता है, समान। तो इसका मतलब इसका विभव भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब इसका विभव जीरो होगा, इसका विभव क्या होगा, जीरो। तो इसके विभव को जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज आप ऐसा समझना कि अब देखो इसका विभव जीरो कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां, तो इस गोले बी का विभव क्या होना चाहिए, जीरो। अब गोले बी का विभव जीरो कैसे होगा उस पर मैं चर्चा करता हूं, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज थोड़ी बाद में डिस्कस होगी, विभव नाम की चीज, बट आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिल जाएगा इससे डिस्कस करने से, ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्या किया, जब मैंने इसको ग्राउंड के साथ जोड़ा तो ग्राउंड के साथ जोड़ने पर क्या होता है बेटा, ग्राउंड का जो विभव होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। अगर ग्राउंड का विभव जीरो है तो ग्राउंड, तो इसका विभव भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ग्राउंड का विभव तो कभी बढ़ नहीं सकता। और संपर्क में आने के बाद विभव, वस्तु का विभव क्या होता है, समान। तो मतलब इसका विभव क्या हुआ, जीरो। तो अब इसका विभव जीरो करना है, तो इसका विभव जीरो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव आवेश है, अगर इस गोले का मैं कुल विभव निकालू, किसका विभव निकालू, गोले बी का विभव, तो मैं क्या बोलूंगा, गोले बी का विभव क्या होगा, इसके पड़ोस के कारण, पड़ोस कौन है, ए, तो मैं कहूंगा ए के कारण विभव, ए के कारण विभव प्लस गोले बी का कुल विभव क्या होगा। अगर मैं मेरे से कहा जाए गोले बी का कुल विभव निकालो तो मैं क्या बोलूंगा, गोले बी का कुल विभव क्या होगा, पड़ोस में जो आवेश है, पड़ोस में कौन है, ए, तो ए के कारण गोले का बी का कुछ विभव होगा प्लस खुद के आवेश के कारण विभव, खुद के आवेश के कारण विभव। क्लियर। तो अब देखो गोले बी का जो विभव है वो कितना, जीरो। गोले बी का विभव कितना, जीरो, क्योंकि ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। तो अब ए के कारण, ए पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आवेश के कारण विभव कैसा हुआ, पॉजिटिव। बोलो हुआ नहीं हुआ। तो खुद के कारण, अगर इसको जीरो होना है तो खुद के कारण विभव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव विभव कौन पैदा करेगा, नेगेटिव आवेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद का विभव, खुद के आवेश के कारण विभव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी इस पर क्या हो सकता है, विभव जीरो। तो इसका मतलब इस पर केवल कौन सा आवेश रहना चाहिए, अब नेगेटिव आवेश, तभी तो विभव जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संपर्क में आने के बाद जो धनावेश है, ये धनावेश कहां चला जाएगा, ये धनावेश किसको चला जाएगा, ग्राउंड को चला जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, वास्तव में
हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर बोलने को तो हम ऐसे बोलेंगे कि अब जब, क्योंकि इस गोले बी के विभव को जीरो करना है, तो इस गोले बी के विभव को अगर मुझे जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गोले बी को विभव को जीरो करने के लिए, ठीक है, इस गोले पर ऋणावेश रहना पड़ेगा, तभी तो इसका विभव जीरो होगा। तो ऋणावेश रहने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो धनावेश है वो कहाँ चला जाना चाहिए, अर्थ को। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका धनावेश कहाँ चला गया, अर्थ को चला गया। बट वास्तव में मैंने आपको बताया कि रियलिटी में धनावेश नाम की चीज जाती नहीं है। धनावेश ऐसी चीज, धनावेश थोड़ी चलता है, पॉजिटिव आवेश थोड़ी चलता है। चलने का काम कौन करते हैं, आने जाने का काम तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो रियलिटी में क्या होगा बेटा, तो आप ऐसे कह सकते हो, रियलिटी में क्या होगा, यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन तब तक निकलते रहेंगे। एक्चुअल में क्या होगा, जब मैं जो ग्राउंड के साथ जोड़ूंगा तो इसका विभव जीरो करने के लिए यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए इस पर आएंगे। और वो कब तक आएंगे, जब तक इस गोले का विभव जीरो नहीं हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन के आने पर जो पॉजिटिव वाली चीज, जो पॉजिटिव आवेश है, वो दिखाई देने नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस पॉजिटिव आवेश को ढकने लगेंगे। जैसे मैंने होता है ना, इस तरीके से ढकने लगेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन आके उस पॉजिटिव आवेश को ढक देंगे। तो आप कहेंगे, तो आपको ये चीज क्या दिखाई देने लगेगी, उदासीन दिखाई देने लगेगी। तो ध्यान रखना, वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। बट बोलने को हम क्या कह देते हैं कि इसका धनावेश किधर चला गया, ग्राउंड को चला गया। बट वास्तव में ग्राउंड को नहीं गया, ग्राउंड से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन आए हैं, और उन इलेक्ट्रॉन ने उस पॉजिटिव आवेश को ढक लिया है, जिसके कारण उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, और इस पर केवल क्या रह गया, ऋणावेश रह गया। और ऋणावेश रहने के कारण क्या हुआ, इसके कारण विभव कैसा है, इसका पॉजिटिव, और खुद के आवेश कारण विभव कैसा हो गया, नेगेटिव। तो कुल विभव क्या हो गया, जीरो। तो इस तरीके से इसका विभव क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको काफी डिटेल में चर्चा कर दी है। आप तो बस ये समझना, गोले ए को जब संपर्क में लाए तो इसमें क्या रह गया, केवल धनावेश रह गया, धनावेश धरती को चला गया, केवल क्या रह गया, ऋणावेश रह गया। आप तो बस ये समझना। हाँ जी, तीसरा हम करते बेटा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या किया हमने, तो सेकंड स्टेप में क्या किया बेटा, सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे उदासीन वस्तु। कौन सी वस्तु थी आपकी, उदासीन थी, उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया, उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया। ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड स्टेप की बात करूं तो स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम भूसंपर्क को हटाएंगे। स्टेप थर्ड, तो आपका जैसे ये तो हो गया गोला ए, आपका आवेशित वस्तु है, ठीक है, और ये आपकी उदासीन वस्तु। अब मैंने क्या किया, ग्राउंड भूसंपर्क को हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने काट दिया। जब मैंने भूसंपर्क को हटा दिया तो इस पर क्या रह गया, ऋणावेश, और यहां पे जो ग्राउंड है इससे कनेक्शन क्या कर दिया, मैंने काट दिया। तो अब यहां पे, ठीक है, यहां पर ऋणावेश रह गया। अब देखो जो ऋणावेश ये केवल इसी साइड पर रहेगा, क्यों, क्योंकि इस धनावेश ने क्या किया हुआ है, इस धनावेश ने इन इलेक्ट्रॉनों पर जरा सा बल लगाया हुआ है ना, और उस बल कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए यहाँ पर। अब यहाँ पे तो जो पहले धनावेश दिखाई दे रहे थे वो तो अब यहाँ पे है नहीं, वो तो दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि उनको किसने ढक लिया, उनको तो उन इलेक्ट्रॉन ने ढक लिया जो धरती से आए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अधिक इलेक्ट्रॉन थे जो इधर आ गए थे, ठीक है, वो आपको दिखाई देने लगेंगे, और ये यहीं पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी इस धनावेश वाले फोर्स ने इन्हें क्या किया हुआ है, आकर्षित किया हुआ है, इसलिए यहीं पर रहेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या बेटा आपका, भूसंपर्क को हटाया, भूसंपर्क को हटाया। ठीक है, अब आपका जो चौथा स्टेप है, स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या है कि इस आवेशित वस्तु को हटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, आवेशित वस्तु को हटा देंगे। जब मैं आवेशित वस्तु को हटा दूंगा तो केवल क्या रह जाएगी ये, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को पहले तो इस धनावेश ने अपनी ओर आकर्षित किए हुए था, अब यहाँ पे आवेशित वस्तु है ही नहीं, इसको मैंने हटा ही दिया। तो अब ये धनावेश क्या होगा, ये संपूर्ण, अब ये आवेश क्या होगा, पूरी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, और आपकी उदासीन वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है भैया, आपकी उदासीन वस्तु क्या हो गई बेटा, ऋणावेशित हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का, मतलब आप लाए कैसे धनावेश, और आपने कैसा आवेश पैदा कर लिया, ऋणावेश। तो एक उदासीन वस्तु पर आपने विपरीत प्रकृति का आवेश कर लिया बेटा, प्रेरित
कर लिया। तो आवेश प्रेरण की यही विधि क्या कहलाती है? आपकी प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में आपने क्या किया? प्रेरण विधि में आपने क्या किया? एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाएं। एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाएं। तो आवेशित वस्तु के उदासीन वस्तु के पास आने पर उदासीन वस्तु की सतह पर आपने क्या किया? विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित कर दिया। तो उदासीन वस्तु को पास में लाने पर विपरीत प्रकृति का जो आपने आवेश प्रेरित किया, इसी आवेश प्रेरण की विधि को क्या बोलते हैं बेटा? हम प्रेरण विधि कहते हैं। और उस प्रेरण विधि के लिए जो आपके स्टेप है वो ये हैं। और इस विधि द्वारा हम कौन सी वस्तु को आवेशित करते हैं? इस तरीके से परमानेंटली, पूरी तरह से, ठीक है। जैसे मैंने ये वस्तु पूरी तरह से ऋणावेशित कर दी, तो कैसी वस्तु करते हैं? केवल चालक वस्तुओं को ही क्या कर सकते हैं? हम प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वस्तुओं को हम प्रेरित नहीं कर सकते। तो ये जितने भी स्टेप है आप इन्हें अच्छे तरीके से नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? आप यहां पे लिख दोगे आवेशित वस्तु को हटाया, ठीक। क्या लिखोगे आप यहां पे? आवेशित वस्तु को हटाया। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करोगे? प्रेरण विधि द्वारा उदासीन वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश पैदा करोगे। तो बेटा प्रेरण विधि क्या है? जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाते हैं तो उदासीन वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। आवेश प्रेरण की यही विधि आपकी प्रेरण विधि कहलाती है। अब देखो ये कितना आवेश प्रेरित होता है, ठीक है। इसे निकालने का भी एक फॉर्मूला है, केवल नॉलेज के लिए ध्यान रखना, वैसे पूछा नहीं जाता। फिर मैं बता देता हूं ये कितना आवेश प्रेरित हुआ। इसका एक फॉर्मूला बेटा Q डैश इक्वल टू Q1 - 1/εr। ये फॉर्मूला है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। अगर आप चिन्ह साइड लगो तो ये हुआ Q डैश इक्वल टू क्या हुआ? -Q1 - 1/εr। इतना आवेश प्रेरित होता है। यहां पे Q डैश क्या है? Q डैश आपका प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। बेटा Q क्या है? Q है यहां पे प्रेरक आवेश, प्रेरक आवेश। एप्साइल आर एक टर्म है जिसे आप बाद में थोड़ा पढ़ोगे। जैसे ये हर माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप आवेश, ये दोनों चीजें आपने वायु में रखी है तो यहां पर प्रेरित आवेश कुछ अलग होगा। और इन दोनों वस्तुओं को आप ले जाके पानी में रख दो तो यहां पर आवेश प्रेरित कुछ अलग होगा। मतलब ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितना आवेश प्रेरित होगा, आपने कौन से माध्यम में आवेश प्रेरित करें। ये इस बात पर, ठीक है, आप इस वस्तु की सतह पर आवेश प्रेरित कर रहे हो तो इस पर कितना आवेश प्रेरित होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वस्तु कौन से माध्यम में, पानी में रखी हुई है या वायु में रखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज के लिए बेटा आप यहाँ पे जो एप्साइल आर है, इस एप्साइल आर क्या बोलते हैं हम? माध्यम का परावैद्युतांक। बस ध्यान रखना थोड़ा सा, ये क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। अब यहां पर जो नेगेटिव साइन है, यहां पर जो नेगेटिव साइन है बेटा, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो प्रेरित आवेश, ये कौन सा? प्रेरित, ये वाला। और ये Q कौन सा? प्रेरक, ये वाला, ठीक है। तो जो आपका ये प्रेरित आवेश है, ये प्रेरित आवेश की जो प्रकृति होती है वो हमेशा प्रेरक आवेश की प्रकृति के विपरीत होती है। जैसे इसकी प्रकृति पॉजिटिव तो इस पर पैदा होने वाली प्रकृति नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो तो ये कैसी हो जाती? पॉजिटिव, बस, ठीक है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखना। हाँ बेटा एक चीज और, जो ये आवेश प्रेरित हो जाता है ना, तो वो परमानेंटली इस तरीके से पूरी तरह से आवेश प्रेरित, तो मतलब जैसे एक पर पॉजिटिव दूसरी पर पूरी तरह से नेगेटिव, इन विधियों को अपना के ये तो चालक में होता है, ठीक है। बट हम परावैद्युत पदार्थ, जो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया, परावैद्युत पदार्थ, इन पर भी हम थोड़ा बहुत आवेश प्रेरित कर देते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि प्रेरण विधि द्वारा हम, अगर आपका जो आवेश पॉइंट के मध्य कभी भी आवेश प्रेरित नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना आवेश है? पॉजिटिव। अब इसके पास एक पॉइंट के समान एक वस्तु लाए हम, पॉइंट के बिंदु के समान
या एक कण पार्टिकल को है, ये कण है, इस कण पर कैसा आवेश है पॉजिटिव, तो आवेश क्या गया और इसके पास में एक दूसरा कण और लेके आया, तो इस कण पर प्रेरित आवेश हो जाएगा बेटा नहीं। आवेश प्रेरित करने के लिए ये जरूरी है कि वो वस्तु कैसे होनी चाहिए, वो वस्तु बड़ी होनी चाहिए। मतलब एक वस्तु पर ही आवेश आप प्रेरित कर सकते हो, एक कण पर आप आवेश प्रेरित नहीं कर सकते। कण का मतलब पॉइंट पर आवेश प्रेरित नहीं होता। आवेश हमेशा किस पर प्रेरित होता है, वस्तु पर, एक पॉइंट पर आवेश प्रेरित नहीं होता। तो यहां पर आपका कोई आवेश प्रेरित नहीं होगा। तो इस तरह आप कह दोगे अगर ये आपका कण है तो कण व कण, मतलब कण पर आप ऐसे पार्टिकल पर, कण पर आवेश प्रेरित नहीं होता। आवेश, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आवेश प्रेरित नहीं होता, प्रेरित नहीं होता। आवेश हमेशा किस पर प्रेरित होगा, वस्तु पर। आवेश प्रेरित आवेश पैदा करने के लिए वस्तु के आपकी जो भी है वो वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। आवेश हमेशा वस्तु पर प्रेरित होगा। किस पर प्रेरित होगा, वस्तु पर प्रेरित होगा, ये आपको पता होना चाहिए, प्रेरित होगा है। कण मतलब पॉइंट के समान वस्तु पर हम आवेश प्रेरित नहीं कर सकते, एक बड़ी वस्तु पर ही हम आवेश प्रेरित कर सकते, तो यहां पर कोई प्रेरित आवेश नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये आपकी वस्तु है और ये आवेश पॉइंट के समान है, तो यहां पर आवेश प्रेरित हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि जिस पर आप आवेश प्रेरित करें ना वो वस्तु होनी चाहिए। अब जो प्रेरक आवेश ये पॉइंट के समान हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, तो भी क्या होगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट के समान आवेश, इस पर कितना पॉजिटिव आवेश, तो जब मैं इसको पास लाया तो इधर क्या हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित, और इधर क्या हो जाएगा, धन आवेश। यहां पर आवेश प्रेरित हो जाएगा क्योंकि ये क्या वस्तु, ठीक है। अगर मैं वस्तु वस्तु लाऊं, ये वस्तु है, इस पर कैसा आवेश है, इस वस्तु पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव, तो यहां पर वस्तु लाओ तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, अगर मैं मान लीजिए ये कोई वस्तु है पॉजिटिव आवेश वाली और इसके पास में एक कण लाता हूं, तो इस कण पर आवेश प्रेरण, मतलब आवेश प्रेरण के लिए ये जरूरी है कि वस्तु आपके कण के समान नहीं होनी चाहिए, वस्तु कैसे चाहिए, बड़ी वस्तु, ठीक है, मतलब जिसके पास माध्यम हो, कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, कुछ बड़ी वस्तु हो, तो ऐसे ही वस्तु पर आप क्या कर सकते हो, आवेश प्रेरित कर सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट पर या एक कण पर आवेश प्रेरित नहीं कर सकते, इस चीज का आप थोड़ा सा जरा सा ध्यान रखना, ठीक है जी। अब देखो कुछ पदार्थ होते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, समझो कि जैसे ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ में भी आप ऐसे समझो कि इसमें ना कुछ अणु होते हैं, जैसे दो तरह के अणु होते हैं, एक ध्रुवित और एक अध्रुवित। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ समझाने के उद्देश्य से। परावैद्युत पदार्थ में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसमें हम क्या मानते हैं, अणु मानते हैं। जैसे इसमें दुनिया भर के अणु हैं, ठीक है, जिसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दुनिया भर के अणु हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के अणु है, ये आपका परावैद्युत पदार्थ जिसमें जो अणुओं से मिलकर बना और जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या भी समपाती हैं, ऐसे अणुओं को बोलते हैं अध्रुवित अणु, ठीक है। ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे, केवल नॉलेज के उद्देश्य थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। अब क्या होगा, जब मैं इसके पास एक आवेशित वस्तु लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, आवेशित वस्तु, तो ये आवेशित वस्तु क्या करेगी, जो आपके ऋणावेशित वस्तु वो कैसे इलेक्ट्रॉन है, तो चलने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन सरक सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं इस आवेश वस्तु को लाऊंगा तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, जरा सा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, जरा सा फोर्स लगेगा, और उस जरा से फोर्स के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये अणु कुछ ऐसे हो जाएंगे, इनके नेगेटिव चार्ज अलग और पॉजिटिव अलग। आप ऐसे तो नेगेटिव पॉजिटिव आवेश क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव आवेश इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव आवेश इधर, क्योंकि नेगेटिव आवेश पर क्या लगेगा, इस धनावेश का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं आवेश वस्तु को लेके आया यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सतह पर क्या आ गया, ऋणावेश, और इस सतह पर क्या आ गया, धनावेश। तो इसकी एक सतह क्या हो गई, ऋणावेशित, और एक सतह क्या हो गई आपकी, धनावेशित। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अब आपकी इस दिखा सकता हूँ कि ये वाली सतह क्या हो गई आपकी ऋणावेशित, ये वाली सतह क्या हो गई धनावेश, बीच वाला इफेक्ट में भी दिखा नहीं रहा है, इसे कैंसिल मानो। तो अब क्या होगा, जैसे ये वस्तु आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर ये इस सतह क्या होगी, इसकी ये वाली जो इसके नजदीक जो सतह वो क्या होगी, ऋणावेश, इसके नजदीक वाली सतह क्या, धनावेश। अब क्या होगा, इसके और इस आवेश के मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। यहाँ पे जो बल लगेगा ये क्या होगा, बड़ा,
ठीक है, और इस आवेश और इस आवेश के मध्य में क्या लगेगा, बल लगेगा। ये बल कैसा होगा, छोटा। तो ये कैसा बल होगा आपका, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा, आकर्षण का बल होगा। और यहाँ पर इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के मध्य कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। तो ये आपका कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये नजदीक है इसके, तो नजदीक होने के कारण ये आकर्षण का बल क्या होगा, बड़ा, और प्रतिकर्षण का बल क्या होगा, छोटा। तो इस आकर्षण के बल के बड़े होने के कारण ये वस्तु क्या हो जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। बोलो आए नहीं समझ में। तो देखो यहाँ पर ये वस्तु कैसी है, अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, ये तो हो गई आपकी आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु, और ये हो गई आपकी एक उदासीन वस्तु। कैसी वस्तु, उदासीन वस्तु। ठीक है, अब आपने कहा है, अब समझना बेटा ध्यान से, एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। ये आपकी आवेशित वस्तु है, ठीक है। चलो यहां पे बना देता हूं मैं समझाने के लिए, इधर बनाए थे, है ना। ये आपकी आवेशित वस्तु है, ठीक है जी, और ये आपकी उदासीन वस्तु है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैं इस आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया, देखो अब इस पर कोई आवेश नहीं है, तो क्या हुआ, इसकी जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया ना, जैसे ये मान लीजिए अध्रुवित, ये परावैद्युत पदार्थ है, मतलब एक तरीके से कुचालक परावैद्युत। ठीक है, तो इसके अणुओं पे क्या हुआ, इधर ऋणावेश इधर इकट्ठा हो गया, इधर वाली सतह पर क्या आ गया, ऋणावेश जैसे आप देख रहे हो, और इधर वाली सतह पर क्या दिखाई देने लगेगा, धनावेश। ऐसा समझो। तो यहां पर क्या हो गया, इस धनावेश और इस ऋणावेश के मध्य क्या लगा, आकर्षण का बल लगा। जो ये आकर्षण का बल है F, ये बहुत बड़ा है, और इस धनावेश और इस धनावेश के मध्य क्या लगा, प्रतिकर्षण का बल लगा F, ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, आकर्षण का बल बहुत बड़ा और प्रतिकर्षण का बल बहुत ही छोटा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो आप बोलेंगे सर नेट इफेक्ट तो किसका होगा, आकर्षण का होगा। तो यहां पर आकर्षण का बल ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण का बल कम होगा। तो इस आकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये वस्तु इसके साथ क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वस्तु इसके साथ इस तरीके से अटैच हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन हुआ कि भाई हम तो ये जानते कि जो आकर्षण का जो बल है, अगर एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगा रही है, जैसे ये आवेशित वस्तु है और ये इस दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। हमने तो ये पढ़ा है कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, एक जैसे आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है बेटा, आकर्षण। तो अगर ऐसा होता, तो अगर मैं ये कहूं, अगर कोई मेरे से कहे कि एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो बताओ, अगर, ठीक है सुना क्वेश्चन, एक धनावेशित वस्तु किसी वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो बताओ बी पर किस प्रकार का आवेश होगा। तो आप कहेंगे कि भाई आकर्षण तो विजातीय आवेशों के मध्य होता है। अगर आकर्षण विजातीय आवेशों के मध्य होता है, तो इस बी पर कैसा आवेश होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इस पर कैसा आवेश होना चाहिए, नेगेटिव आवेश होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को खींचती है। बट यहां पर तो आप देखो ये चीज गलत हो गई, यहां पर तो ये गलत हो गई। ये कैसी आपकी आवेशित और ये क्या उदासीन, और आवेशित वस्तु क्या कर रही है, इस उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर खींच रही है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना हमेशा कि आवेशित वस्तु हमेशा दूसरी विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करे, यह जरूरी नहीं है। आकर्षण जो होगा, अगर दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण हो रहा है, तो हम 100% श्योर नहीं हैं कि दोनों वस्तु आवेशित हैं और विपरीत प्रकृति का दोनों पर आवेश है। हम 100% श्योर नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आकर्षण तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी हो रहा है, मतलब विजातीय आवेशों के मध्य भी हो रहा है, बट आकर्षण एक आवेशित और उदासीन वस्तु के मध्य भी हो रहा है।
ठीक है। तो अगर कोई हमसे कहे कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि दोनों वस्तुओं पर आवेश हैं, आकर्षण देखकर या प्रतिकर्षण देखकर, हम आकर्षण देखकर, अगर दो वस्तु ए और बी के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो हम 100% नहीं कह सकते कि दोनों पर क्या है, आवेश होगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप देख रहे हो कि आकर्षण तो आवेशित वस्तु और उदासीन वस्तु के मध्य भी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आकर्षण जो है आकर्षण आकर्षण किस किस के मध्य संभव है, आकर्षण बेटा किस किस के मध्य संभव है, आकर्षण आवेशित व उदासीन के मध्य भी संभव है, तथा आवेशित और आवेशित। बेटा आकर्षण तो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य भी हो रहा है, और आकर्षण एक आवेशित और एक उदासीन वस्तुओं के मध्य भी हो रहा है। तो हम 100% नहीं कह सकते कि अगर दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण हो रहा है तो दोनों वस्तुओं पर ही आवेश है, क्योंकि आकर्षण विजातीय आवेशों के मध्य भी होता है और आकर्षण आवेशित और उदासीन वस्तु के मध्य भी होता है। ठीक है जी। अब देखना, अगर प्रतिकर्षण हो रहा है, अगर दो वस्तुओं के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, तो हम 100% श्योर हैं कि दोनों पर क्या है, सजातीय आवेश है। क्योंकि प्रतिकर्षण जो होता है, प्रतिकर्षण हमेशा सजातीय आवेशों के मध्य ही होगा। प्रतिकर्षण हमेशा सजातीय आवेशों के मध्य ही होगा, आवेशों के मध्य ही होगा। बट आकर्षण आवेशित और उदासीन दोनों प्रकार की वस्तुओं के मध्य हो सकता है। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि विद्युतीकरण या आवेशीकरण का मतलब, आवेशीकरण मतलब दोनों वस्तुओं पर आवेश है का सही परिचायक कौन सा है। सही परिचायक मतलब कि आप कौन से परीक्षण द्वारा, कौन से टेस्ट द्वारा, आप मतलब आकर्षण टेस्ट द्वारा या प्रतिकर्षण के टेस्ट द्वारा, आकर्षण के परीक्षण द्वारा या प्रतिकर्षण के परीक्षण द्वारा आप बता सकते हो कि दोनों पर आवेश है या नहीं है। तो हम कौन से के द्वारा कह सकते हैं, प्रतिकर्षण के द्वारा। अगर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है तो हम कहेंगे दोनों पर क्या आवेश है। तो बेटा आवेशीकरण या विद्युतीकरण का सही परिचायक कौन है, सही परिचायक कौन है कि सही चीज हमें कौन सा परीक्षण बताएगा, प्रतिकर्षण का परीक्षण या आकर्षण का परीक्षण। प्रतिकर्षण का परीक्षण ही आवेशीकरण या विद्युतीकरण का सही परिचायक है, क्योंकि आकर्षण तो विजातीय आवेशों के मध्य और आवेशित व उदासीन वस्तु के मध्य भी होता है। ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जैसे हमारे ये बाल हैं, ये प्लास्टिक है, देखो जैसे प्लास्टिक के ये बाल हैं, अगर मैं इन बालों पे क्या करूं, सूखे बाल है मेरे, और इन बालों पे क्या करूं, इस तरीके से मैं रगड़ूं। ठीक है, ठीक है, मैंने इस तरह रगड़ा, इस तरह रगड़ा, इस तरह रगड़ा, इस तरह रगड़ा, तो मेरे प्लास्टिक पे क्या गया, ऋणावेश आ गया, बोलो आया नहीं आया, मेरे प्लास्टिक पे क्या गया, ऋणावेश आ गया। इस तरीके से रगड़ने पर अगर मैं अब ये तो ऋणावेशित वस्तु हो गई। अगर मैं इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेता हूं, मैं छोटे छोटे क्या लेता हूं, छोटे छोटे, मैंने क्या रख दिया, हाथ पे अपने पर कागज के टुकड़े रख दिए, या धूल मिट्टी रख दी, थोड़ी सी धूल मिट्टी कण रख दिए, तो आप क्या देखोगे, अगर मैं इस जो मैंने कंघी की है, जो मेरा कंघा है या प्लास्टिक की जो मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाऊं या उस धूल मिट्टी के कणों के पास लाऊं, तो आप क्या देखते हो कि वो धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। क्यों? तो शायद आपको आंसर आ गया होगा समझ में ही हो। क्यों? क्योंकि जो आपका कागज है या धूल मिट्टी कण, ये कैसे पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ है, जैसे ये हैं, जैसे ये हैं। तो अब क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ होने के कारण क्या होगा, ये जो आवेशित वस्तु है, जो मेरी ये प्लास्टिक की जो छड़ है, ये वाली छड़ क्या कर देगी, इसकी सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश पैदा कर देगी। एक नेगेटिव भी पैदा करेगी और पॉजिटिव भी पैदा करेगी। बट ये नेगेटिव आवेश क्या होगा, इसके ज्यादा निकट होगा, और ज्यादा निकट होने के कारण आकर्षण का बल क्या होगा, बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव आवेश ये दूर है, तो ये प्रतिकर्षण का बल क्या होगा, कम होगा। तो आकर्षण का बल अधिक होगा, प्रतिकर्षण का बल कम होगा, जिस कारण आकर्षण का बल ज्यादा होने के कारण ये कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, इस आवेशित वस्तु के साथ चिपक जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर आर अटैच्ड विद द प्लास्टिक कॉम्ब, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक के कंघे के साथ
क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि कागज, आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि कागज के टुकड़े एक परावैद्युत पदार्थ हैं। क्या है? एक परावैद्युत पदार्थ हैं। जब हम प्लास्टिक के, आवेशित प्लास्टिक के कंगे को उन कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो उनका ध्रुवण हो, तो उनके अणुओं का ध्रुवण हो जाता है। अणुओं के ध्रुवण होने के कारण उसके धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो आवेशित वस्तु, तो जिसके कारण उस प्लास्टिक के कंगे और कागज के टुकड़ों पर उपस्थित आवेशों के मध्य बल लगता है। क्योंकि ठीक है, जो आकर्षण का जो बल होता है उनके मध्य दोनों प्रकार का बल लगता है। कौन कौन सा? आकर्षण वाला बल भी और प्रतिकर्षण वाला बल भी। आकर्षण का बल ज्यादा बड़ा होता किससे? प्रतिकर्षण के बल के कारण। इस तरह से आप दिखा सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से ना। आकर्षण का बल क्या होगा? बड़ा होगा प्रतिकर्षण के बल से, जिसके कारण क्या हो जाएंगे? वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, मतलब कागज के छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे? आपके कंगे के साथ चिपक जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेटा एक चीज और आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, कि एक वस्तु पर क्या दो आवेशित वस्तुओं पर भी आकर्षण हो सकता है? दो आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। देखो कैसे, ठीक है। अगर मान ली एक वस्तु पर आवेश बहुत ही बड़ा है और एक वस्तु पर आवेश बहुत ही छोटा है। एक वस्तु पर आवेश क्या? बहुत ही बड़ा, ये क्या? बहुत बड़ा। और ये क्या है? मान ली इस पे क्या है? बहुत छोटा। छोटा कैसे छोटा? बहुत छोटा, ठीक है। और इस पर बहुत ही बड़ा, इस पर क्या? बहुत ही बड़ा, इस पर क्या? बहुत ही छोटा, जरा जरा सा, जरा जरा सा। तो क्या होगा? यहां पर भी क्या होगा बेटा? उसके कारण प्रेरण कारण क्या हो जाएगा? जहां पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आवेश। तो अब इस नेगेटिव आवेश की वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इसके कंपेरेबल होगी। तो जिसके कारण क्या होगा? आकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। अगर एक वस्तु पर बहुत बड़ा मान का आवेश है और एक वस्तु पर बहुत कम मान का आवेश, और चाहे वो दोनों सजाती हैं, तो भी हम यहाँ पर आकर्षण देख सकते हैं सही तरीके से, तो है ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपनी वर्डिंग में, कॉपी में ये सब चीजें आप नोट कीजिए। अगर आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं है तो आप इन्हें लिख भी सकते हो कि भाई कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्यों चिपक जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं। यहां तक कि सभी चीजें आप नोट करें। ठीक है बेटा, आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे का जो टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, ठीक है, जो सही स्टार्टिंग होगी आपकी कल की वीडियो से होगी। आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इन नंबर ऑफ 3 लेक्चर्स में तो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जो कुछ है आप अच्छी तरीके से देखिए। और कल से अपना जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। यहाँ तक सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। थैंक यू।